हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने वर्डिक्ट में कहा, एक हियरिंग चल रही थी, पिटीशन था, केस फाइल की गई, जिसमें आजकल आप लोग सुनते होंगे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक एक्ट है, जिसमें आप पैसे को इनलीगली आप सर्कुलेट करते हैं, इनलीगल अर्निंग करते हैं और उसको अनलीगल प्रॉपर्टी, ड्रग्स वगैरह, माफियागिरी वगैरह करने में उसका इस्तेमाल करते हैं। पैसे पर, जिसको ब्लैक मनी भी कहा जा सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैंग्वेज में, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए एक लॉ बना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग एक इलीगल एक्टिविटी है। सपोज करो मैंने इलीगली ड्रग्स सप्लाई करके पैसे बना लिए, ठीक है, तो एक ये जो प्रोसेस कहलाएगा वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। या फिर मैंने इलीगल काम करके पब्लिक सर्वेंट होने की वजह से मैंने इलीगल पैसे बनाए, है ना, तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। हम टैक्स नहीं देते, पैसे को छुपाते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, लाखों करोड़ रुपए। या फिर फूड एंड जो पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके तहत जो फूड सप्लाई होता है, उसको अनाज को बेच लेना, है ना, या इनलीगली बाइफरकेट कर देना और इनलीगली उसको रोटेट करना, उससे पैसे बनाना। ये सारे तंत्र जो हैं, ये मैंने एग्जांपल इसलिए दी कि सारे एग्जांपल्स किसी न किसी स्टेट के मिनिस्टर्स या फिर जस्ट लाइक अभी आप बात कर लें केजरीवाल के ऊपर भी, जो लीकर का केस है, उसमें भी टैक्सेस की प्रॉब्लम है ना। उन्होंने भी किकबैक्स लेने की कोशिश की, 100 करोड़ ईडी का ऐसा मानना है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। तो उसमें भी केसेस चल रही हैं लेफ्ट एंड राइट। ईडी ने अभी समन किया झारखंड के मिनिस्टर्स को, है ना, तो जबकि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब अरेस्ट हैं, ऑलरेडी अरेस्टेड हैं वो, है ना, और केजरीवाल साहब को भी अरेस्ट किया गया इस केस में, है ना। तो ये सारे इश्यूज हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, बहुत इंटरेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट किया है और उन्होंने वार्न किया है, इनफैक्ट ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और उसके ऑफिशियल्स को, कि आप अरेस्ट जो है वो ऐसे ही अरेस्ट किसी को ना करें। आप किसी को अरेस्ट ऐसे ही ना करें। कॉग्निजेबल ऑफेंस एक होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक बेलेबल ऑफेंस होता है जिसमें आपको बेल मिल जाती है, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है जिसमें आपको बेल लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें आप किसी भी आदमी को इमीडिएटली विदाउट एनी वारंट आप गिरफ्तार कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको अगर किसी भी आदमी को अरेस्ट करना है तो आपको कोर्ट की स्पेशल कोर्ट है, उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई है। जिस जिस तरह एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसका भी अपना स्पेशल कोर्ट है। इसलिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी स्पेशल कोर्ट बनाया गया है। अगर आपको कोई इशू होता है तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करें और सम्मन करें आदमी को। जिस तरह केजरीवाल को 10 सम्मन किए गए, है ना, नंबर ऑफ समन्स 10, उसके बाद भी केजरीवाल साहब नहीं गए, तब उनको अरेस्ट करना लीगल था, है ना, तब ठीक है। लेकिन अगर वो आपके साथ कोऑपरेशन करता है, आपके सम्मन करने पर आपके पास ऑफिस आता है, अपनी आपके साथ कोऑपरेट करता है, तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते किसी भी आदमी को। लेकिन सम्मन करते हैं फिर उसको डिफाई करता है, तो आप अरेस्ट कर सकते हैं। और एटलीस्ट अरेस्ट करने के बाद आप स्पेशल कोर्ट लाते हैं, फिर वहाँ पे आप सारे प्रोसीजर्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे ही अरेस्ट करने की परमिशन अब नहीं है किसी को। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज कोर्ट ने कहा।
सेक्शन 4 उसमें है एक आफ्टर कॉग्निजेंस इज टेकन of the offense punishable under section 4 based on the complaint under section 44. The ED Enforcement Directorate and its officials are powerless. यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि are powerless to exercise powers under section 19 to arrest a person sworn as accused in the complaint. आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, आप पावरलेस है until unless कि आपके साथ वो आपको डिफाई करता है, ठीक है, आपके सम्मान को डिफाई करता है। ओके, सो इसको बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे ये बड़ा स्ट्रिंजेंट लॉ है ना, जिस तरह यूएपी है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, उसी तरह ये भी है पीएमएलए। इसमें भी आपको बेल लेना डिफिकल्ट टास्क है, अरेस्ट किया जा सकता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है आप एक्यूज्ड के ऊपर, जनरली आप देखते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो ऊपर प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर होता है कि आप इसको गिल्टी प्रूफ करें। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो एक्यूज्ड है वो खुद को अपने आप को गिल्टी नहीं हूं ये प्रूफ करें। ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो स्विच कर दिया गया है एक्यूज्ड के ऊपर, है ना। ये भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है कि हम अपराधी नहीं है ना। एक तो ये होता है कि आपको अपराधी प्रूफ किया जाता है कि सामने वाला जो आपके ऊपर एक्यूज्ड केस करना चाहता है वो आप पर आपको गिल्टी प्रूफ करता है कि हाँ ये आदमी अपराधी है। एक तो ये है कि आप अपने आप को ही नहीं ये करें कि हम अपराधी नहीं हैं, अपने आप को डिफेंस करें, है ना। ये भी एक इस ऐसे लॉ में बना, जैसे यूएपीए है उसमें भी इसी तरह का प्रॉब्लम है कि उसमें भी बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वह एक्यूज्ड के ऊपर है कि आप प्रूफ करें अपने आप को कि आप अपराधी नहीं है ना। ये बहुत डिफिकल्ट होता है, जबकि दूसरा वाला ये प्रूफ करे कि आप अपराधी हैं, ये दूसरी बात है ना। और कोर्ट ने कहा कि हम आदमी की लिबर्टी और उसकी फ्रीडम, जो आर्टिकल 21 है, पर्सनल लिबर्टी और उसका फ्रीडम, उसको हम एक्सरसाइज करते हैं और वो एक अल्टीमेट चीज है, आप उसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। और उसने कोर्ट ने ये भी कहा कि आप आर्टिकल 22 है हमारे यहाँ एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें है कि आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसका ग्राउंड भी उसको रिटर्न में बताते हैं कि फॉर व्हाट रीजन आई एम अरेस्टेड यू, ओके, किस वजह से मैंने आपको अरेस्ट किया है, आप उसका ग्राउंड विद रिटर्न देते हैं, है ना। कई सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं सामने जिसमें आप पुलिस आपको अरेस्ट करती है या फिर लोग अरेस्ट हो जाते हैं तो उसमें उनको पता ही नहीं होता कि किस कारण से हम अरेस्ट हो गए, है ना। कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई साहब ऐसा है कि आप इस तरह किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट वो जानता ही नहीं कि हमें किस लिए अरेस्ट कर लिया, है ना। हमारे ऊपर चार्ज क्या आपने लगाया है वो हमको आप रिटर्न में दें। इवन दो चार्जशीट भी जो आप फाइल करते हैं उसे भी एक्यूज्ड को, जो आप जिसको गिरफ्तार करते हैं, उसको देने की जरूरत है ना। हमारे फंडामेंटल राइट में है ये, है ना। लेकिन इसका भी वायलेशन हमारे यहाँ पुलिस सिस्टम या फिर सिस्टम कर देता है, तो ज्यादातर करता है। बेल के लिए भी इसमें प्रोसीजर है, सेक्शन 44 पीएमएलए, इसमें नॉन अवेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, है ना। और प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट है सेक्शन 19 में, आप किस तरह इसका प्रोसीजर से कैसे किसको अरेस्ट करेंगे, है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, आप किसी को इस तरह ही अरेस्ट नहीं कर सकते, दैट मीन्स द प्रोसीजर इज लाइक दैट। और बेल किस तरह दिया जाएगा उसके ट्विन स्टेटमेंट्स हैं कि बेल आपको क्यों दी जाए, है ना। इंटरिम बेल भी होती है, एंटिसिपेटरी बेल भी होती है। आपको एंटिसिपेशन है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा तो आप कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल भी लेने की कोशिश करते हैं। अगर पॉसिबल ग्राउंड्स हैं तो आपको बेल मिल जाती है। बेल इज नॉर्म्स, ओके, और जेल इज एक्सेप्शन। ये कोर्ट का एक अपना प्रिंसिपल है, किसी भी आदमी को लिबर्टी को क्यों कर्टेल किया जाए, है ना। लेकिन लार्जली अनफॉर्चुनेटली भारत के जेल में अनट्रायल लोग 75% हैं। ये भी एक
एक प्रोसेस ही उसमें उनके लिए पनिशमेंट बन गया है ना? प्रोसेस एक पनिशमेंट बन गया है, ये जुडिशियल सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। प्रोसेस खुद में पनिशमेंट बन जाए, है ना? ये एक आपराधिक कृत्य ऑलरेडी हो जाता है। जिस फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ही उठा के किसी ने जेल में डाल दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, या किसी और एक्स वाई जेड पर्सन्स को। वो एक्यूज़्ड है या नहीं है, उसके ऊपर केस पे केस, डे पे डे ऐसे बीती जा रही है और हियरिंग हो रही है। दसों साल गुज़र गए। लास्ट में पता चला कि वो एक्यूज़्ड इनोसेंट था। फिर आप उसके लिए कौन जवाबदेह होगा? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैंने अभी भीमा कोरेगांव केस के कई सारे एक्यूज़्ड हैं, जिनके ऊपर एनआईए ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया और बिल्कुल कुछ नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको दसों साल के बाद छोड़ दिया, है ना? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनका तो जीवन खराब हो गया, है ना? जिन लोगों को इस तरह से जेल भेजा गया, उनके जीवन पर कितना बुरा प्रभाव होगा। लास्ट में पता चला कि वो स्टेट ने उनको जबरदस्ती विदाउट एनी प्रूफ, एविडेंस कुछ नहीं है, फिर भी आपने गिरफ्तार कर लिया, है ना? तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे कोर्ट सिस्टम की। एक प्रोसीजर इटसेल्फ इज ए पनिशमेंट, है ना? अनफॉर्चुनेटली इस तरह का सिस्टम हमारे यहाँ है और हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, सारे चीज़ों के होने के बावजूद। लेट्स सी, लेकिन नेताओं को वोट देना ना भूलें। और दूसरी मैं आपको न्यूज़ बताने चाहता हूँ। अभी कई दिनों से एक मुद्दे बहस में था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या स्टेट ले सकती है? स्टेट का प्राइवेट प्रॉपर्टी पर क्या अधिकार है? ये भी एक बहुत बहस में था काफ़ी दिनों से। तो मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज ही वर्डिक्ट सुनाया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट है। क्या आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टेट ले सकती है? अब मेरा घर है, मैं जहाँ रहता हूँ या आप जहाँ रहते हैं, क्या स्टेट उसको क्या विदाउट एनी रीज़न आपसे ले सकती है ना? तो इस पर भी काफ़ी दिनों से बहस चल रही है, मेरा पूरा रिकॉर्ड है उसके ऊपर। तो मैं इसमें कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट कैन नॉट एक्वायर योर प्रॉपर्टी विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर। बिना प्रॉपर प्रोसीजर के स्टेट जो है, स्टेट मीन्स सरकार, कैन नॉट एक्वायर योर प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कहा, द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी is protected as a constitutional right, as a constitutional right। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, है ना? लेकिन इसको अमेंडमेंट करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, है ना? आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। और अगर ये फंडामेंटल राइट होता, राइट टू ऑन लैंड और प्रॉपर्टी, तो उसको स्नैच करना डिफिकल्ट था, उसको हटाना डिफिकल्ट था। फिर बिना मेरी परमिशन के, जस्ट लाइक मेरी प्रॉपर्टी है और स्टेट चाहती है कि उसको हम एक्वायर करें फॉर वट एवर द पर्पज। अगर सपोज करो रोड बनाना है या ब्रिजेस खड़े करने हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो, हमारा घर बीच में आ रहा हो, अगर वो हमारा फंडामेंटल राइट है तो स्टेट उसको स्नैच नहीं कर सकती अनटिल अनलेस जब तक कि मैं ना कहूं। लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फिर भी विदाउट एनी प्रोसीजर फॉलो किए हुए आप मुझे उसका कंपनसेशन पेमेंट करें या कोई प्रोसीजर करें, तब तक आप मुझे उस प्रॉपर्टी से नहीं हटा सकते। मीन्स स्टेट जो है सरकार जो है, उसको वहां से रिमूव नहीं कर सकती, है ना? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आया इसमें कि फिर भी उसका लीगल राइट तो है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, आप उसको फिर भी बिना किसी कोई प्रोसीजर, बिना कंपनसेशन दिए हुए ऐसे नहीं रिमूव कर सकते, है ना? जबकि सरकार के कुछ वकील जो है इस पर जब बहस कर रहे थे,
कि एक सर्टेन लिमिट के बाद ये सारे देश की जितनी प्रॉपर्टी है वो सरकार की है ना? एक सर्टेन लिमिट के बाद मैंने इसको सारा कुछ पढ़ने के बाद कंक्लूजन पे मेरे दिमाग में यही आया है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद आप उसका यूज कीजिए, आपकी प्रॉपर्टी आपकी प्राइवेट है, आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की है ना? लास्ट में आप ड्रॉ करेंगे तो, ठीक? कम्युनिटी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है। पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी में बहस मुद्दत बहुत दिन से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको वर्डिक्ट जो दिया है उसमें उसने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एंड हैज एवर बीन इंटरप्रेटेड टू बी ह्यूमन राइट। ये ह्यूमन राइट भी है, समझ रहे हैं आप? तो बेंच जस्टिस पीएस नरिमा और Aravinda Kumar in a judgment that clarifies the duties of the government, उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया what is the duties of the government to take over the land। तो उन्होंने कहा कि आपके पास 7 ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनको आपको फॉलो लैंड और लॉ ऑफ द लैंड। द सुप्रीम कोर्ट सेज there are 7 procedural rights of citizens which constitute the real content of the right to property under Article 300A। आप समझ रहे हैं? Under Article 300A। So the first right, the Supreme Court said, the right to notice or the duty of the state to inform a person that it intend to acquire। सबसे पहले अगर आप प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं तो पहले आप उसको राइट टू नोटिस, आप उसको नोटिस भेजें, है ना? एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इन्फॉर्म दैट पर्सन कि मैं आपका लैंड लेना चाहता हूँ। पहली शर्त ये। दूसरी शर्त क्या है? द राइट ऑफ द सिटीजन्स टू बी हियर। सिटीजन्स की भी आवाज आप सुने, है ना? मैं अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहता, क्या करना चाहता हूँ, वो हमारे इश्यूज क्या हैं उसको भी आप सुने, ओके? और द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू हियर द ऑब्जेक्शंस ऑफ द एक्विजिशन, है ना? ये भी आप सुने। द राइट, थर्ड पॉइंट है द राइट ऑफ द सिटीजन्स टू बी रीजन decision, okay? Or the duty of the state to inform that the person of its decision to acquire। आप उसके जो एक रीजनेबल रीजंस होने चाहिए, डिसीजंस होने चाहिए दोनों के बीच में, सो दैट द पॉइंट ऑफ सेटलमेंट एक पहुंचे आप, है ना? ऐसा नहीं कि आप उसकी बात सेट असाइड करके केवल अपनी ही नहीं किए जा रहे हैं, आपके पास स्टेट की मशीनरी है, ताकत है ना? The duty of the state to demonstrate that the acquisition of is exclusively for the public purpose। स्टेट की भी ये जिम्मेदारी है कि जो आप लैंड वो लेना चाहते हैं वो पब्लिक पर्पज से हो, किसी और पर्पज से ना हो, है ना? समझ रहे हैं? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फिफ्थ पॉइंट, द राइट ऑफ द सिटीजन्स टू ए फेयर कंपनसेशन। अगर आप उसको उसके लैंड से रिमूव कर रहे हैं तो उसको फेयर कंपनसेशन दें। Sixth point, the duty of the state to conduct the procedure of the acquisition efficiently and without prescribed timelines। आप ऐसा कुछ नहीं कि जल्दबाजी में किसी को घसीट के काम करा लें, नहीं कि मेरे पास 10 दिन टाइम है, आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो मैं जबरन कर लूंगा, है ना? कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच प्रॉपर कंसेंसस डेवलप होने चाहिए, टाइम उसको दिया जाना चाहिए सोचने समझने का, है ना? और जिसकी लैंड ली जा रही है उससे भी उसके भी एग्रीमेंट्स होने चाहिए। द राइट टू कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, द राइट ऑफ कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ये भी चीज 7th में उन्होंने ऐड कर दिया। तो ये पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड उन्होंने फ्रेमवर्क तैयार कर दिया कि आप किस तरह से चीजों को करेंगे, है ना? तो आपको किसी आदमी को इंटिमिडेट करना कि हम स्टेट मशीनरी हैं, हम आपको रिमूव कर देंगे या पुलिस बुलवा के तुम्हें डंडा मार देंगे, नहीं, जैसा कि भारतीय सरकारें क्या करती। तो अनफॉर्चुनेट है कि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट सिस्टम लिटिल बिट ठीक है, लेकिन सरकारें जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली डिसअपॉइंट करती हैं। So thank you very much, my friends.
ये हमारे पास 2 ऐसे टॉपिक थे जो कोर्ट के वर्डिक्ट से रिलेटेड थे, दोनों इम्पोर्टेंट थे। सो आई वांटेड टू शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और हमारे एग्ज़ाम आ गए हैं, तो मैं वीडियो जो है वो लिटिल बिट बना नहीं पा रहा, है ना? आईएएस मेरा एग्ज़ाम है, तो 16 जून, तो इस रेफ़रेंस में मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। उसके बाद से मैं कंटिन्यू वीडियो करूँगा अपना। लेकिन जो मुझे टॉपिक लगता है कि हियर्स द इम्पोर्टेंस फॉर द पब्लिक कंसर्न, ओके, तो मैं उस पर अपने विचार ज़रूर रखता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो बनाएँगे, 1-2 वीडियो बीच-बीच में, ऐसी बात नहीं है, कंप्लीटली नहीं होगा, लेकिन होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।